हेलो एंड वेलकम टू फार्मा करियर हब। मैं हूं डॉक्टर सोनल सोलंकी और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फार्मा क्यूसी डिपार्टमेंट। ओके, तो ये जो है वीडियो पार्ट 3 वीडियो है। ओके, और इसके साथ साथ हमने 2 वीडियोस पहले भी बनाए हैं दोस्तों, तो आप उसमें से डेफिनेटली देख के आइए। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो क्यूसी लैब में पूछे जाते हैं, क्यूसी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो आपको आने चाहिए। ओके, तो एक बेसिक क्वेश्चंस है जो आपकी प्रिपरेशंस है इंटरव्यू के पहले वो बहुत ही जल्दी इजीली हो जाएगी। ओके, तो कुछ गिने चुने 12 to 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली आस्क्ड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो मैनेजर्स, आपको हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, वो पूछते हैं। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसे एंड द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ओके, सो एसे जो है वो आपके कंटेंट का एक्टिव कंपोनेंट कितना है वो डिटरमाइन करेगा, सैंपल या इंग्रेडिएंट में एक्टिव सब्सटेंस कितना है वो फाइंड करेगा, दैट इज अ एसे। ओके, और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करेगा कि हर एक टैबलेट में या कैप्सूल में या पर्टिकुलर यूनिट में वो पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना प्रेजेंट है। ओके, तो ये हुआ आपका एसे, दैट इज अ परसेंटेज प्यूरिटी, और ये हुआ आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी विच इज प्रेजेंट amount of drug, और API which is present in the one tablet or one capsule or one particular unit, तो वो हुआ आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ओके, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, तो एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। ओके, तो एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और द एक्सेप्टेड वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि एक्यूरेसी आपको एकदम एक्यूरेट आंसर देगी कि ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है वो पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, या रिजल्ट। और प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द सीरीज ऑफ मेजरमेंट। ओके, तो प्रिसीजन क्या डिटरमाइन करता है कि वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने नजदीक है या कितने क्लोज है, उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। ओके, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वो क्यूए क्यूसी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देन। ओके, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। Okay, तो accuracy is being about correct, it is about being accurate. Okay, it is about being perfect. Okay, while precision it is being closely to the true value. Okay, तो precision is about being consistent. तो हर बार आपकी वैल्यू सेम नहीं आने वाली है दोस्तों, हर बार आपका रिजल्ट 90% ही नहीं आने वाला है। कभी आपका रिजल्ट 92% आ सकता है, कभी आपका रिजल्ट 89% आ सकता है। ओके, सो दैट इज अ प्रिसीजन। ओके, तो आपका प्रिसीजन है वो गलत नहीं होता है, वो एक रेंज में होता है। तो 89 to 92 इज योर प्रिसीजन। ओके, एंड एक्यूरेसी इज ऑलवेज 90%। ओके, सो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। इसके साथ साथ देखते हैं एलओडी और एलओक्यू में क्या डिफरेंस है। ओके, तो किसी वीडियो में हमने ये भी कवर किया है, वापस एक बार आपके लिए रिपीट करती हूँ कि एलओडी इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ डिटेक्शन और एलओक्यू इज द लिमिट ऑफ क्वांटिसिएशन। ओके, तो एलओडी क्या होता है, तो एक लोएस्ट अमाउंट होता है एनालाइट का जो सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन मतलब कि जो लोएस्ट यूनिट होता है जो हमें फाइंड करते हैं, मिनिमम जो यूनिट होता है कि कितना हमें वो सैंपल में मिला है, लाइक फॉर एग्जांपल 5 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो वो सैंपल में 5 पार्ट्स पर मिलियन की इम्प्योरिटी मिनिमम हमें मिली है, सो दैट इज अ limit of detection, that is a minimum lowest amount of the analyte which is present in that sample for detection. Okay, but it is not necessarily quantified. Okay, तो minimum आपको वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो हुई आपकी डिटेक्शन, लिमिट ऑफ डिटेक्शन की। वैसे ही लिमिट ऑफ क्वांटिसिएशन क्या होती है, तो इट इज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट विच कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विथ एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, तो जो लिमिट ऑफ क्वांटिसिएशन होती है तो एनालाइट की हमें पता होनी चाहिए कि वो कितने एक्सेप्टेबल है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कितने नज़दीक है। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एलओडी जो वैल्यू है वो हमारे वैल्यू से हमेशा कम होनी चाहिए। ओके, तो डिटेक्शन से हमेशा एलओडी की वैल्यू कम होनी चाहिए, और लिमिट ऑफ क्वांटिसिएशन की वैल्यू है वो हमारे लेवल से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि क्वांटिटी आप फाइंड करते हो, इट इज़ अगेन अ लोअर क्वांटिटी। ओके, तो जो आपको डिटरमाइन करनी है विथ एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, नाउ व्हाट इज अ कंट्रोल सैंपल। तो कंट्रोल सैंपल क्या होता है, तो कंट्रोल सैंपल इज अ सैंपल विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन और एक्सपेक्टेड result used to monitor the accuracy and reliability of an analytical method during the analysis. Okay, तो कंट्रोल सैंपल वो होता है जो हम हमारे सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए या टेस्ट करने के लिए जो यूज करने वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल सैंपल।
ओके। तो अगर हम लोग कंट्रोल भी 3 टाइप के यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव कंट्रोल होता है चेक करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो, और एक नेगेटिव कंट्रोल होता है, ओके, और एक सिस्टम या सुटेबिलिटी कंट्रोल होता है। तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं तो हम ये 3 सैम्पल्स के साथ इधर चेक करते हो, ओके। जो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसके साथ आप आपका टेस्ट जैसे कंपेयर करते हो, तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड को आप कंट्रोल भी कहते हो, ओके। तो ये मैंने आपको बताया कि वो 3 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक नेगेटिव कंट्रोल और एक सिस्टम सुटेबिलिटी कंट्रोल, ओके। फिर एक रेप्लिकेट एनालिसिस होता है कि व्हाट इज द रेप्लिकेट एनालिसिस, ओके। तो कोई भी रीडिंग आप लेते हो तो आप 3 बार उसको रिपीट करते हो, ओके, तो इसको आप रेप्लिकेट एनालिसिस कहते हो, ओके। मतलब कि अगर आपने यूवी का रीडिंग लिया है तो आपने 3 बार लिया है, आपने टाइट्रेशन किया है तो आपने 3 बार लिया है, जो भी चीज़ आपने की है वो आपको 3 टाइम्स में मल्टीपल्स में रिपीट करनी है, उसको आप रिपीट एनालिसिस कहते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज CRM। तो CRM इज नथिंग बट द सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, ओके। तो एक सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है दोस्तों, कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो रेफरेंस मटेरियल आप यूज करने वाले हो टेस्टिंग करने के लिए, तो वो मटेरियल सर्टिफाइड होना चाहिए, ओके। सो सर्टिफाइड reference material is highly characterized material with one or more certified property values used to calibrate instrument, validate methods and ensure the accuracy of the analytical result, okay। तो analytical results की accuracy find out करने के लिए आप उसको use करते हो, okay, certified reference material को, okay, it is like the reference standard, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा QA/QC के इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो ये है कि स्पेसिफिसिटी, रोबस्टनेस और रगडनेस क्या होते हैं, ओके। तो स्पेसिफिसिटी जो होती है दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मेथड टू असेस द यूनिवोकैलिटी of the analyte in presence of components that may be expected to be present, okay। मतलब कि ये स्पेसिफिसिटी है वो आपको बताएगी कि जो आपका सब्सटेंस है वो एक्सपेक्टेड कितना है प्रेजेंट होने के लिए, ओके। सो वेदर दैट इज द स्पेसिफिसिटी, ओके। वैसे ही आपका जो रोबस्टनेस होता है वो क्या होता है, वो आपको क्या बताता है कि मेजरमेंट ऑफ द मेथड्स कैपेसिटी टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय स्मॉल और डेलिबरेट वेरिएशंस इन द मेथड पैरामीटर, ओके। तो जो स्पेसिफिसिटी होती है वो कंपाउंड की होती है कि उसमें कितना सब्सटेंस या API प्रेजेंट है या कितनी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, ओके। सो दैट इज अ एक्यूरेट मेथड। रोबस्टनेस जो होता है वो मेथड का होता है कि वो मेथड में अगर आपने कोई चेंजेस किए हो या सिस्टम में या प्रोसेस में कोई चेंज किया हो तो वो मेथड कितनी रोबस्ट है, वो कितना टॉलरेट कर पाएगी वो सिस्टम को, ओके। वो चेंजेस को कितना वो एक्सेप्ट कर पाएगी विदाउट एनी मेजर डेविएशन, तो उसको हम कहते हैं रोबस्टनेस, ओके। वो मेथड या प्रोसेस जो है वो पैरामीटर है वो कितना रोबस्ट है, ओके। उसके बाद रगेडनेस क्या होता है, डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स अंडर वेरियस कंडीशंस सच एज अ डिफरेंट एनालिस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, लैब्स एंड द डेज, ओके। तो वो रगडनेस क्या करेगा, आपकी टेस्ट कितने रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स दे रहे, मीन्स वेदर योर रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल और नो, एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, आर दे रिप्रोड्यूसिबल और नो, ओके। हर बार आपको अलग रिजल्ट मिल रहा है क्या, तो वो रगेड नहीं हुआ, ओके। हर बार आपको अगर सेम मिल रहा है तो वो रगेड हुआ, ओके। सो ये डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हम रगेडनेस कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज लिनियरिटी एंड द रेंज, ओके। तो linearity is the ability of the method to obtain the test results which are directly proportional to the concentration of the analyte within the given range, okay। तो जो linearity होती है तो वो आपने देखा होगा, ओके, एब्सॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ में या किसी भी रिस्पॉन्स या कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ में देखो, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन या एक्स एक्सिस का टर्म इंक्रीज होता है वैसे ही वाई एक्सिस भी इंक्रीज होता है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियरिटी, ओके। तो this is linearity. Then what is a range? तो range is a interval between the upper and the lower concentration. तो range हमेशा दी जाती है, वो एक लेवल में होती है, एक अपर कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, या एक अपर रेंज होती है और एक लोअर रेंज होती है, ओके। तो ये दो रेंजेस के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो फॉल होना चाहिए, दैट इज वाई दैट इज अ रेंज, ओके। तो ये जो होता है वो इंटरवल होता है अपर एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन का। व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ओके। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, तो it is a predefined requirement that the test results must meet the considerable acceptance, okay। तो जो आपके टेस्ट रिजल्ट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो पर्टिकुलर IP में, BP में, USP में वो एक पर्टिकुलर रेंज में फॉल करते हैं कि नहीं, वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया को मीट करते हैं कि नहीं, इसके लिए हम कहते हैं एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, ओके। सपोज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो 85 to 115 के बीच में होनी चाहिए, ओके। अगर आपका ये उसका एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है,
85 to 115। वैसे ही सिस्टम सूटेबिलिटी है या तो फिर डिसोल्यूशन टेस्ट है, वो अगर मेंशन किया है नॉट लेस देन 80%, ओके, तो वो एक क्राइटेरिया है, तो उसके 80% के नीचे वो नहीं होना चाहिए, ओके, सो दैट इज योर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मेथड वैलिडेशन, ओके, तो वैलिडेशन क्या होता है और मेथड वैलिडेशन क्या होता है। तो मेथड वैलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एनालिटिकल मेथड इज सूटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पज और नो। तो जो एनालिटिकल मेथड आपने चूज की है, सपोज टाइट्रेशन किया है या पीएच मीटर आप यूज करने वाले हो, तो वो मेथड आपकी सूटेबल है कि नहीं, वो पर्टिकुलर प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, वो मेथड कितना रिलायबल, मेथड कितना एक्यूरेट है, मेथड कितना कंसिस्टेंट है, उसको कहते हैं हम मेथड वैलिडेशन, ओके। सो व्हाट इज सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ SST। तो SST क्या है, तो SST इज द सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट, ओके। सो ये एक सेट ऑफ टेस्ट है, ओके, तो एक टेस्ट करने वाले हैं 4 या 5 हम, ओके। तो वो टेस्ट कैसे होती है, तो हम हर एक चीज़ है वो टेस्ट करने वाले हैं पैरामीटर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर HPLC है तो हम उसका रिटेंशन टाइम चेक करेंगे, उसके थ्योरेटिकल प्लेट्स कितने हैं जो टेलिंग फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल है वो फाइंड आउट करने के लिए, फिर उसमें रेजोल्यूशन टाइम कितना है वो HPLC का, फिर पीक कितनी सिमेट्रिकल है उसकी ये फाइंड करने के लिए, ओके, फिर उसका RSD कितना है, तो ये सब चीज़ें जो है इसको हम कहते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट, ओके। तो हर एक सिस्टम हम वैलिडेट करते जाएंगे, उसको हम कहते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट, दैट इज अ SST। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलिब्रेशन एंड द वैलिडेशन, ओके। सो वैलिडेशन और कैलिब्रेशन ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। सो आप ध्यान दीजिए। सो कैलिब्रेशन हम इंस्ट्रूमेंट्स का करते हैं। सो कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स एंड द नोन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो हर बार हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं वो कैलिब्रेट करके यूज करने वाले हैं, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली वर्क करने लायक है कि नहीं, वो रीडिंग लेने लायक है कि नहीं, वो चेक करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक वेइंग बैलेंस है तो वेइंग बैलेंस भी हम पहले नोन वेट्स रखने के बाद उसको कैलिब्रेट करके ही उसका यूज़ करेंगे, ओके। तो वो अननोन कंपाउंड का वेट जो है वो परफेक्टली देगा, एक्यूरेटली देगा, ओके। वैसे ही वैलिडेशन होता है, वो एक प्रोसेस होती है, ओके। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दैट द एनालिटिकल मेथड इज सूटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो जो एनालिटिकल मेथड आपने यूज़ की है तो वो मेथड वो प्रोसेस को सूट हो रही है, तो वो चेक करने के लिए आप वैलिडेशन परफॉर्म करते हो, ओके। सो कैलिब्रेशन का पर्पस ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रिजल्ट्स दे, वो पर्टिकुलर रेंज में एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में वो फॉल करे वैल्यूज या रिजल्ट्स को। वैसे ही वैलिडेशन इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल है, वो एक्यूरेट है या कंसिस्टेंट रिजल्ट्स टाइम टू टाइम दे रहा है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं। तो वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड है और जो कैलिब्रेशन है वो इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस है, ओके। फिर जो कैलिब्रेशन है वो आप इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट पे परफॉर्म करते हो और वैलिडेशन जो है वो आप पर्टिकुलरली एनालिटिकल मेथड पे परफॉर्म करते हो, ओके। फिर कैलिब्रेशन है वो आप हर बार उस परफॉर्म करते हो, जैसे कि हर बार आप एवरीडे आप कैलिब्रेट करके इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, ओके। सो इट इज अ फ्रीक्वेंटली यूज प्रोसेस, दैट इज अ कैलिब्रेशन, ओके। और वैलिडेशन जो है जब आप मेथड को डेवलप करने वाले हो आप तभी उसको करोगे, ओके। हर बार नहीं करोगे, अगर कोई चेंज है या मेथड डेवलप कर रहे हो तभी आप मेथड वैलिडेशन करोगे, ओके। उसके बाद जो आउटकम होता है कैलिब्रेशन का वो ये होता है कि कैलिब्रेशन कर्व है या कोई फैक्टर आपने वो पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद निकाला है तो वो आपको मिलेगा। और वैलिडेशन में क्या है, आप वो जो रिपोर्ट है वैलिडेशन रिपोर्ट वो तैयार करोगे जिसमें सारे पैरामीटर्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे वो प्रोसेस को सूटेबल बताने के लिए, ओके। तो हम वैलिडेशन और कैलिब्रेशन क्यों करते हैं इक्विपमेंट्स के, तो एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए वो इक्विपमेंट की, ओके, वो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो रिलायबल है कि नहीं वो जानने के लिए, वो कंप्लायंट है कि नहीं प्रोसेस GMP GLP रेगुलेशंस के लिए, ओके। और इसके साथ साथ हम उसमें एरर्स कम करने के लिए, डेटा इंटीग्रिटी कम करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, ओके। फिर अब एक थोड़े से जो क्वेश्चंस है अब तक के जो हमने डिस्कस किए वो फ्रेशर्स के लिए थे कि वो जो क्वेश्चंस है वो फ्रेशर्स को यूजफुल हो, उनको एक बेसिक नॉलेज हो QC इंटरव्यू के पहले, इसके लिए थे। अभी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो QC पर्सनल के लिए होने वाले हैं, जो QC एक्सपीरियंस पीपल होते हैं 2 years 3 years, अब उनको आगे का प्रमोशन चाहिए तो उनको कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। एग्जीक्यूटिव लेवल पे या तो फिर आप कहिए मैनेजर या सीनियर लेवल पे, तो वो क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, ये आपको हमेशा पूछा जाएगा। जस्ट हमने वो अभी डिस्कस किया है तो आप ये चीज़ डिटेल में एक बार वापस एग्जाम्पल्स के साथ
दे सको तो अच्छा रहेगा। ओके, तो हाउ डू यू कैलकुलेट द परसेंटेज RSD? ओके, सो ये जो RSD का है वो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो आपको पता है क्योंकि आपने पहले से ही किया होगा, QC में आप वर्क करते हो। ओके, सो परसेंटेज RSD इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन डेविएशन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो इस तरीके से आप परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हो। ओके, यू कैन गिव इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसे का अगर कोई रिजल्ट है आपका 99.2% आया हुआ है, ओके, तो उसका मीन आपने 99.80 फाइंड किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का उसका 0.437 सपोज निकलता है, और आपने परसेंटेज RSD इस तरीके से फाइंड किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 0.437 डिवाइडेड बाय द 99.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 0.44। तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करते हो। ओके, तो ये आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो। ओके, वैसे ही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड द वर्किंग स्टैंडर्ड? ओके, तो फ्रेशर्स को तो ये चीज़ नहीं पूछेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन को ये चीज़ पूछेंगे क्योंकि आपने ये यूज़ किया है। ओके, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है और वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है? ओके, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होता है तो हाईली प्योर होता है, जैसे कि उसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.5% प्योर होता है। ओके, और जो वर्किंग स्टैंडर्ड होता है तो वो आपने बनाया हुआ होता है आपके यूज़ के लिए। ओके, तो वो आपका सैंपल भी हो सकता है। सिमिलरली जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है वो सर्टिफाइड होता है। ओके, तो वो आपने एक IPBP USP में सर्टिफाइड कंपाउंड को आप रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ करोगे। ओके, और उसकी प्यूरिटी भी स्टैंडर्ड या स्टेटेड प्यूरिटी जो जितनी स्टेट की है 90%, 92%, 99%, तो उतनी ही रहेगी। और वर्किंग स्टैंडर्ड वो है जो आपने सैंपल बनाया है तो उसकी प्यूरिटी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे। ओके, उसके साथ साथ रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हम मेथड डेवलपमेंट के, कोई मेथड हम नहीं डेवलप कर रहे हैं, कोई HPLC का मेथड है या GC का मेथड है, तो उसके लिए आप रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज़ करोगे। और जो वर्किंग स्टैंडर्ड है आप रूटीन स्टडीज़ के लिए, रूटीन QA/QC वर्क के लिए यूज़ करोगे या इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करोगे। ओके, अभी आप रेफरेंस स्टैंडर्ड कैसे बनाते हो और वर्किंग स्टैंडर्ड कैसे बनाते हो? तो रेफरेंस स्टैंडर्ड की मेथड ऑलरेडी IPBP USP में स्टेट की हुई होती है, तो उसके हिसाब से आप रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाते हो। और वर्किंग स्टैंडर्ड आप रेफरेंस स्टैंडर्ड को डाइल्यूट करके प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप बना सकते हो। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड द वर्किंग स्टैंडर्ड? ओके, तो ये अभी हमने देखा। तो हाउ डू यू कैलिब्रेट अ pH मीटर? तो pH मीटर आप कैसे कैलिब्रेट करोगे? ये एक सवाल ऐसा है जो फ्रेशर्स को भी पूछा जा सकता है, जो M.Pharm पास आउट हुए हो या तो फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो उनको भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो आप कैसे करते हो ये कि पहले तो आप pH का जो इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपरली डिस्टिल्ड वाटर से उसको रिंस करोगे और उसको प्रॉपरली एक ब्लॉटिंग पेपर से ब्लॉट करोगे। उसके बाद आप pH मीटर को ऑन करोगे और उसको थोड़ी देर स्टेबिलाइज होने दोगे 2 मिनट्स या 3 मिनट्स तक। उसके बाद आप उसको कैलिब्रेट करोगे यूजिंग 2 बफर सॉल्यूशंस। ओके, तो बफर की टैबलेट्स यूजुअली अवेलेबल होती है, बफर pH4, pH7 या pH9 की। ओके, अगर ये टैबलेट्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो आप फिर उसको IPBP या USP में जो बफर pH4 का है, 7 का या 9 का है, वो देख के आप बफर बना सकते हो और फिर आप उसको pH पे रख के आप चेक कर सकते हो उसकी pH क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप pH7 के इसमें इमर्स करोगे और फिर वेट करोगे एक स्टेबल रीडिंग के लिए और कैल का बटन दबाओगे तो आपको उसका 7 आना चाहिए रीडिंग। उसके बाद ये आप चीज़ रिपीट करोगे pH4 के बफर के लिए और वही चीज़ आप रिपीट करोगे बफर 9 के लिए। ओके, सो बफर pH9 के लिए आप रिपीट करोगे, पहले 7 फिर 4 फिर उसके बाद 9। उसके बाद हर बार आप जब भी यूज़ करने वाले हो ओके नया बफर सॉल्यूशन, तो हर बार आपको उसको इलेक्ट्रोड को रिंस करके प्रॉपर्ली पैट ड्राई करके वापस नए बफर सॉल्यूशन में रख के उसका रीडिंग लेना है। ओके, आपको इंश्योर करना है कि जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट होता है, अगर pH4 का बफर pH 4.02 दिखाता है या 0.5 दिखाता है तो आप वो सेट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके, उसके बाद हाउ डू यू प्रिपेयर 1000 पार्ट्स पर मिलियन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? ओके, सो 1000 पार्ट्स पर मिलियन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा
रहेगा C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ओके, इसके हिसाब से आप 1000 mg ड्रग या एनालाइट को वे करोगे और उसको 1000 ml फ्लास्क में ट्रांसफ़र करोगे। फिर आप उसको डिजोल्व करके उसका वॉल्यूम 1000 ml तक मेकअप करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2। इसके हिसाब से आप फिर आपको जो वॉल्यूम है, जो आपको अननोन एनालाइट सॉल्यूशन है, उसके लिए आप यूज़ करोगे कि C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, V इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो जो नोन सॉल्यूशन है उसका C1V1 हुआ, ओके, और जो अननोन सॉल्यूशन है उसका C2V2 हुआ। ओके, तो ये जब तीन चीज़ें आपको पता चलती है C1V1 एंड C2, तो आप V2 आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड द वर्किंग स्टैंडर्ड, तो ये अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, और नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसे एंड द रिलेटेड सब्सटेंसेस। ओके, तो एसे क्या होता है और रिलेटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं तो वो कैसे होते हैं। ओके, सो एसे डिटरमाइंस द परसेंटेज प्योरिटी और द अमाउंट ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन द सैंपल, ओके, एज पर द लेबल क्लेम। ओके, वैसे ही जो रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो आपकी इम्प्यूरिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो रिलेटेड सब्सटेंसेस है वो हमेशा आपकी परसेंटेज इम्प्यूरिटीज़ को डिटरमाइन करेंगे और जो ऐसे है वो आपके हमेशा परसेंटेज प्यूरिटी जो ड्रग की है, मतलब परसेंटेज जो API का है वो डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो ऐसे जो है वो हमेशा 99.95 होता है। ओके, फॉर एग्जांपल, और जो रिलेटेड सब्सटेंसेस होता है तो उसका आंसर होता है 0.2, 0.5 या ऐसा। ओके, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट्स हैव यू वर्कड ऑन, ओके, एक्सप्लेन वन। ओके, तो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ही अगर आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप HPLC के बारे में ही बोलिए, क्योंकि HPLC सबसे ज़्यादा यूज इक्विपमेंट है। ओके, QA/QC लैब में। ओके, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और HPLC का ही आंसर देना। ओके, अगर आपने यूज़ वर्क किया हुआ हो उसके ऊपर, तो अगर आपने उस पर वर्क नहीं किया है और आपको उसकी थियोरेटिकल पार्ट पता है तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हो और बोल सकते हो दैट आई एम अ फ्रेशर। ओके, और आई हैव यूज्ड द HPLC ड्यूरिंग माई B.Pharm डेज या ड्यूरिंग माई M.Pharm डेज। ओके, तो आप बता सकते हो HPLC के बारे में, इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। और HPLC के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो है वो रीड भी कर सकते हो। उसके बाद जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि सिस्टम सूटेबिलिटी अगर फेल हो तो आप क्या करोगे। ओके, और उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। ओके, तो सिस्टम सूटेबिलिटी ये जो है ये एक HPLC का पैरामीटर है। तो HPLC में हमने देखा है दोस्तों कि जो अलग अलग रिटेंशन टाइम है, अलग पैरामीटर्स होते हैं। ओके, पीक की सिमेट्री है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो एड्रेस करनी पड़ती है। जैसे कि आपका कॉलम इशू है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आइदर तो कॉलम आपने जो यूज़ किया है वो एक्सपायर हो चुका है या कंटामिनेटेड है या इम्प्रॉपरली वो स्टोर किया है, इसीलिए वो कॉलम इशू हो रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आपको कॉलम को चेक कर सकते हो उसका परफॉर्मेंस, और या तो फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद मोबाइल फेज के साथ अगर कोई इशू आता है तो आप क्या करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपका मोबाइल फेज के साथ इशू आता है तो इनकरेक्ट pH की वजह से इधर आ सकता है। pH बहुत बड़ा फैक्टर है मोबाइल फेज को इशू आने में, मतलब कॉलम रन होने में, या तो फिर वो कंटामिनेशन हो सकता है, कंपोजिशन उसका चेंज हुआ हो सकता है। मोबाइल फेज आपने 70-30 लिया हो और अगर वो निकलता है 60-40 या कुछ कंपोजिशन में इश्यूज़ आते हैं तो उसकी वजह से भी मोबाइल फेज के इश्यूज़ आते हैं। ओके, या तो फिर आपने मोबाइल फेज को प्रॉपरली डीगैस नहीं किया है ओके यूज़ करने से पहले। ओके, तो ये पॉसिबल रीजंस उसके हो सकते हैं और आप उसके फिर क्या एक्शन ले सकते हो। तो इस केस में आपको हर बार फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही मोबाइल फेज यूज़ करना है और उसको डीगैस करना है आफ्टर एवरी यूज़। ओके, और हर बार उसका pH या फिल्टर्स आप चेक करके ही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू आता है वो है इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड इश्यूज़। ओके, तो HPLC रिलेटेड इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं, आइदर वो पंप लीक हो सकता है या डिटेक्टर का लैंप इशू हो सकता है या कोई फ्लो या वेरिएशन में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये सब इश्यूज़ जो इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप इंस्ट्रूमेंट का चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस यूज़ के पहले। ओके, और फिर उसको वापस रिकैलिब्रेट करके यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर अगर आपको सैंपल या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों। ओके, तो ये इशू किसकी वजह से होगा, पहले आप देखो। वो एक तो आपने डिग्रेडेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ किया होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो भी आप ये इशू आ सकता है। ओके, तो आप हर बार फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल या उसका कॉन्सेंट्रेशन हो
है वो प्रॉपरली वेरीफाइड कॉन्सेंट्रेशन लीजिए। 0.1 मोलर है तो 0.1 मोलर ही होना चाहिए, तो आप चेक करके लीजिए। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को HPLC के अफेक्ट कर सकते हैं? तो वो है सबसे पहले आपका टेम्परेचर और सेकेंड है आपका ह्यूमिडिटी। सो ये 2 पैरामीटर्स आपके अफेक्ट करेंगे, तो आपको मेंटेन करना है लैब के कंडीशंस, उसके बाद ही वो HPLC को आपको ऑन करना है। ओके, उसके बाद सिस्टम प्रिपरेशन अगर इशू आते हैं तो आप क्या कर सकते हो? तो वो जो सिस्टम प्रिपरेशन के इश्यूज़ है दोस्तों, तो वो आपको इनएडिक्वेट इक्विलिब्रियम कंडीशंस मेंटेन ना करने की वजह से, या कैरी ओवर जो पुराने सैंपल्स है वो कॉलम प्रॉपर्ली वॉश नहीं करने की वजह से हुए हैं। ओके, या एयर बबल्स की वजह से ऐसे इश्यूज जनरेट होते हैं। तो ये रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो यू कैन इक्विलिब्रेट द सिस्टम, यूज प्रॉपर फ्लशिंग। ओके, तो कॉलम को प्रॉपर्ली वॉश करो, फ्लश करो एंड अगेन रीयूज एंड चेक इट। ओके, तो ये एक ऐसा ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन है जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को पूछा जा सकता है। ओके, सो आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछे कि एक्सप्लेन अ चैलेंजिंग लैब इन्वेस्टिगेशन यू हैंडल्ड एंड हाउ यू रिजॉल्व इट। ओके, तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ तो पूछ ही सकते हैं वो, कि अगर आपने कौन से ऐसे इश्यूज रिजॉल्व किए हैं तो आप क्या आंसर दोगे इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो होते हैं तो इसको आपको स्टार फॉर्मेट में इसका आंसर देना है। ओके, सो व्हाट इज द स्टार? ओके, तो स्टार इज नथिंग बट द सिचुएशन, S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, T स्टैंड्स फॉर द टास्क विच यू हैव डन एंड A स्टैंड्स फॉर द एक्शन विच यू हैव टेकन एंड R स्टैंड्स फॉर द रिजल्ट। ओके, तो आप स्टार फॉर्मेट में इसका आंसर देना। ओके, तो ये क्वेश्चंस के लिए जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स है या प्रोफेशनल्स है इनको ज़रूर प्रिपरेशन करना चाहिए। स्टार फॉर्मेट्स में आंसर रेडी करने चाहिए आपको। 2 या 3 स्टार फॉर्मेट के आंसर आप आपके लिए तैयार कर सकते हो जिसके ऊपर आपने काम किया है प्रीवियसली। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 या 3 स्टार फॉर्मेट के एग्जाम्पल लिए हैं आपको बताने के लिए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऐसे अगर आपका होता है फिनिश प्रोडक्ट में तो आप क्या कर सकते हो? ओके, तो ये आपकी सिचुएशन हुई कि एज ए रिजल्ट फॉर द बैच वाज फाउंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द रूटीन टेस्टिंग। ओके, तो रूटीन टेस्टिंग में आपका जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिला। ओके, तो आपने क्या किया? तो ये आपका टास्क है कि आइडेंटिफाई द रूट कॉज। तो आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का टास्क दिया गया है और वो जो रिजल्ट है उसको कंफर्म करना है आपको। ओके, तो आपने एक्शन क्या लिया इसके ऊपर कि आपने पूरा डेटा जो है वो रिव्यू किया, प्रोसेस को रिव्यू किया, सैंपल को री-प्रिपेयर किया। ओके, इंस्ट्रूमेंट या स्टैंडर्ड्स जो है कैलकुलेशंस उसके वापस किए आपने। ओके, और डाइल्यूशन में अगर कोई एरर है तो वो आपने डिटेक्ट किया या फाइंड किया, या आपने एक्शन लिया है। ओके, उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आया कि आपने री एनालिसिस परफॉर्म किया विद इन स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेड चेकलिस्ट फॉर द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ओके, तो आपने जो ये एक्शन लिया है उसके ऊपर से आपने जब इम्प्लीमेंट किया इसको, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन से हटके वो अभी एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में आया। ओके, तो ये काम अगर आपने किया है तो आपको ये बताने का ये स्टार फॉर्मेट है, मतलब ये स्टार तरीका है। ओके, तो वैसे ही अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं दोस्तों। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल है सिस्टम सूटेबिलिटी इन HPLC। ओके, तो HPLC में सिस्टम सूटेबिलिटी को आप कैसे एड्रेस करोगे? ओके, तो ये सिचुएशन आपके पास थी कि HPLC का सिस्टम सूटेबिलिटी फेल हो चुका है। ओके, और उसमें लो थेरोटिकल प्लेट्स थे। ओके, तो थेरोटिकल जो प्लेट्स थे उसमें कम थे। तो आपने टास्क क्या मिला है आपको? तो टास्क आपको दिया गया है कि आप आइडेंटिफाई करो उसका कॉज और रिस्टोर करो सिस्टम की सूटेबिलिटी को। ओके, अभी आपको इस पर एक्शन लेना है। तो आप क्या एक्शन लेंगे कि आप कॉलम को पहले चेक करोगे, मोबाइल फेज को पहले चेक करोगे, उसका फ्लो रेट चेक करोगे। ओके, फिर उसका इंजेक्शन वॉल्यूम चेक करोगे। यू विल ऑल्सो चेक इट फॉर द कंटामिनेशन एंड वो कॉलम कितना पुराना है, आप ये सारे चेक करोगे इश्यूज़ को। ओके, उसके बाद आप क्या एक बार वापस उसको रन करोगे और जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपका सूटेबिलिटी है कि नहीं, मतलब कि एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में वो रिजल्ट आया है कि नहीं वो आप चेक करोगे। ओके, सो ये आपने इस तरीके से सिस्टम सूटेबिलिटी को एसेस किया है या एड्रेस किया है। उसके बाद आप थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हो कि अननोन प्यूरिटी ड्रग सब्सटेंसेस की है। ओके, तो वो आपने कैसे डिटेक्ट की है? ओके, तो ये सिचुएशन आपके सामने आई थी कि आपने अननोन इम्प्यूरिटी जो है वो डिटेक्ट की है सिस्टम की। तो टास्क आपको दिया गया आइडेंटिफाई द इम्प्यूरिटी एंड असेस इट्स इम्पैक्ट। ओके, तो आपको इम्प्यूरिटी आइडेंटिफाई भी करनी है और कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आपको चेक करना है। ओके, तो इसकी वजह से आप जो इम्प्यूरिटी आप क्या एक्शन लोगे? तो आप LCMS यूज़ करोगे। ओके, LCMS का कॉलम आप यूज़ करोगे और कंपेयर करोगे उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड के बाद और कंफर्म करोगे उसका स्ट्रक्चर। इसके बाद जो सिंथेसिस है वो इन्वेस्टिगेट करके इम्प्यूरिटी अगर हो तो वो डिटेक्ट करोगे या
आप फाइंड आउट करोगे। ओके, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका ये होगा कि इम्प्यूरिटी वॉज कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, अपडेटेड स्पेसिफिकेशन एंड द रिस्क असेसमेंट। तो आपने रिस्क असेसमेंट की है, आपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया है और जो स्पेसिफिकेशन है उसको अपडेट किया है। ओके, तो ये इस तरीके से अगर आप आंसर्स देंगे दोस्तों तो आप डेफिनेटली कोई भी क्यूसी इंटरव्यू के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस पसंद है तो डेफिनेटली ऐसे वीडियोस को आप शेयर करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आपके कमेंट्स जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स डालिए जो हमें क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली लेने में हेल्प करे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने में हेल्प करे। थैंक यू।